देखिए, आप सही कह रहे हैं अनिश जी। राजस्थान की सांगानेर विधानसभा एक एक ऐसी विधानसभा जिसमें विगत करीब हम 20 साल से हम हारते आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सांगानेर विधानसभा में स्थानीय कार्यकर्ता को कभी वेट नहीं दिया गया। अभी रिसेंटली बात करें 2018 की, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जी, उनको टिकट के दिया गया। वो यहाँ के लोकल नहीं हैं, वो दूसरी जगह के हैं, वहाँ जाके चुनाव लड़ा। उनसे पहले संजय बाफना जी को टिकट दिया गया, जो कि संजय बाफना जी रहते जयपुर शहर में हैं और जाके वहाँ से चुनाव लड़े। उनसे पहले अगर बात करें 2003 की 8 की बात करें, तो 8 के अंदर टिकट दिया गया था सुरेश मिश्रा जी को, जो कि बनी पार्क रहते हैं, और वहाँ जाके उनको टिकट दिया गया। तो कई कारण हैं कि देखो, लोग हमेशा ही चाहते हैं, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा नेता हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी ने आप लोगों से वादा किया था कि हम सच्चे और अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं भवानी शंकर माली जी। आप धरोहर समिति में अभी सदस्य हैं और इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। पार्टी के लिए ही नहीं, जनता के लिए भी ये लगातार फील्ड में सक्रिय रहे हैं। जनहित के कार्यों के लिए हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और उनकी टीम में शामिल भवानी शंकर माली जी क्या विज़न रखते हैं और कितनी परेशानियों के साथ, कितने संघर्ष के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम इनसे मालूम करते हैं। भवानी शंकर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप राजनीति में आ रहे थे, इतनी सारे दल थे, तो कांग्रेस ही क्यों आपने चुना? लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने इतिहास पढ़ा, देश का इतिहास पढ़ा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा, आज़ादी की कहानियाँ हमने सुनी भी और सिलेबस के द्वारा पढ़ी भी हमने। तो जो इस देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का जो काम है, वो कांग्रेस पार्टी का है। 90 साल तक, 1857 से लेके और 1947 तक कितने देश को आज़ाद कराने के लिए कितने आंदोलन किए गए, कितने हमारे ज्ञात अज्ञात शहीद हुए, और जिसपे अगर भूमिका थी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी। जो चेहरे आपके सामने, पंडित नेहरू जी को ले लो, मौलाना आज़ाद को ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे नामचीन तो हमारे सामने हैं, गांधी जी हैं, तो ये तो थे ही। इनके अलावा कितने कांग्रेस के नेता जो इस देश को आज़ाद कराने के अंदर शहीद हो गए, हमें पता ही नहीं है। तो मैंने इतिहास पढ़ा, फिर उसके बाद में इतिहास पढ़ा हमने कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के वक्त में सबको पता है, बहुत कोई 500 साल नहीं हुए आज़ादी को, सिर्फ 75 साल हुए हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी 48 की एज है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनसे हमने सुना कि उस वक्त देश में क्या था। अनिश जी, उस वक्त देश में सुई नहीं बना करती थी, हम विदेशों पे निर्भर थे, जो भी था विदेशों से आया करता था। लेकिन आज इस देश के अंदर, ये देश कहाँ है हम सब जानते हैं, विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये कोई 4 दिन में मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये कांग्रेस का इतिहास है। आपसे दूसरा सवाल, आप अशोक गहलोत के आसपास रहते हैं, उनके कुछ खास लोगों में गिने जाते हैं, तो आप अशोक गहलोत में ऐसी क्या खूबी मानते हैं? गांधी टीवी में ये सवाल हमेशा आता है, कई लोग कहते हैं कि वे राजस्थान के, मारवाड़ के गांधी हैं, तो ऐसी क्या खूबी है कि लोग उनकी तुलना राजस्थान के गांधी के रूप में करते हैं? देखिए, ये मैं ही नहीं, आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है, आज तो पूरा देश जानता है। अगर हिंदुस्तान में
और कांग्रेस के अंदर अगर गांधीवादी नेता है तो वो अशोक गहलोत जी का है, अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जी जब भी कोई बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि गांधी जी को आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। उन्होंने गांधी जी को पढ़ा और गांधी जी के जो विचार थे उनको अपने अंदर उतारा, और वो हमेशा कहते रहिए, स्वाभाविक भी है, प्रैक्टिकली है, कि विदेश भी इस बात को मानते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के अंदर कोई हिंसा नहीं थी, कोई गोली नहीं चली। और एक जिनका अगर वजन किया जाए गांधी जी का, तो मेरे हिसाब से जो हम उनके चित्र देखते हैं उनमें 40 से 50 किलो के बीच में वजन होगा। यानी कहें तो एक हड्डियों का पुतला था। उन्होंने एक लाठी के दम पे और अहिंसा के नाम पर, अहिंसा के पुजारी जो कहलाते थे, उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। तो कितनी बड़ी बात है साहब ये। हड्डियों का ढांचा वह 45 किलो का रहा होगा और अपने शरीर को संबल देने के लिए लाठी का उपयोग वे करते थे, लाठी टेक कर चलते थे। उस दुबले पतले और कमज़ोर व्यक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई। यूँ तो देश के नायक बहुत हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय है, लक्ष्मीबाई हैं, लेकिन उन सब में महात्मा गांधी का स्थान सर्वोपरि है। वो इसलिए है कि वे सर्वधर्म समभाव और वासुदेव कुटुंबकम की भावना पर यकीन रखते थे। गांधी टीवी ऐसे महान लोगों के बीच में सफ़र कर रहा है जो गांधी को जी रहे हैं। हम भवानी शंकर माली से जानते हैं कि गांधी को ये अपने रोज़मर्रा के जीवनचर्या में किस प्रकार जी पा रहे हैं, क्या ऐसा करते हैं कि जिससे इनके कार्य से गांधीवाद या गांधी दर्शन झलकता हो, क्या ऐसा करते हैं कि लोग गांधी की ओर आकर्षित हों। देखिए, सबसे पहला तो है कि अहिंसा। मैं खुद नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती। वो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। हमारे गांधीवादी नेता जो कि हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, वो हमेशा बात करते हैं कि आज देश किस तरफ जा रहा है। आज देश के अंदर तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। अगर इससे हमें जीतना है तो, और देश को आगे लेके जाना है, तो हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये हिंसा और धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो सबसे पहला तो मैं अहिंसा की बात करता हूँ, मैं खुद अहिंसा के रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा सबसे पहला ये है। दूसरा, मैं कभी ये जो दिखावा, आडंबर, इनसे बहुत दूर रहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से हमने सीखा कि आज मुख्यमंत्री हैं वो, और तीसरी बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर हैं, तो शायद ऐसा गौरव और किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिला। और चौथी बार भी इस राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से, उनके कामों के आशीर्वाद से चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं न कहीं जो उन्होंने अपने विचारों में, अपने जीवन शैली में जो महात्मा गांधी को अपनाया, उनके आदर्शों को अपनाया, तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनके पद चिन्हों पे चलूँ, माननीय अशोक गहलोत साहब के पद चिन्हों पे चलूँ और गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में उतारूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के आप अभी सदस्य बनाए गए हैं। यह प्राधिकरण हमारे धरोहर का संरक्षण और उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो उस दिशा में क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है कि राजस्थान में इस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक राजस्थान के धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का एक जिम्मेदारी दी है। हमारी जो प्रॉपर्टीज है, धरोहर है, क्योंकि धरोहर के बिना कुछ भी नहीं है। आज धरोहर कई चीज़ ऐसी होती है जो आज 50 साल पुराना हमारा खुद का मकान है और वो ऐसा एंटीक हो गया कि आज नए नए मकान बन रहे हैं, लेकिन वो पुरानी प्रॉपर्टी ऐसी है, अपने आप में एक धरोहर बन गई। उनको भी सुरक्षित रखना आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण होता है कि उस वक्त में ऐसा हुआ करता था।
तो उनको संरक्षण करने का मेरा उद्देश्य रहेगा। और मैं डिपार्टमेंट में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मिलकर, हमारे चेयरमैन साहब सम्मानीय सुरेंद्र जी जाड़ावत साहब हैं, उनके साथ मिलकर पूरे प्रदेश की जो हमारी प्रॉपर्टी है धरोहर की, उस धरोहर को बचाने का हम काम करेंगे। लेकिन एक सवाल हमारा इनसे है, सांगानेर विधानसभा राजस्थान की उन चुनिंदा विधानसभाओं में है जहां कांग्रेस लंबे समय से खाता नहीं खोल पाई है। लगभग 20-25 वर्ष से सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अगर कांग्रेस इनको टिकट देती है तो किस आधार पर इस मिथ को ये तोड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम भवानी शंकर माली जी से चाहते हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं अनिश जी। राजस्थान की सांगानेर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जिसमें विगत करीब हम 20 साल से हम हारते आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सांगानेर विधानसभा में स्थानीय कार्यकर्ता को कभी वेट नहीं दिया गया। अभी रिसेंटली बात करें 2018 की, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जी, उनको टिकट दिया गया। वो यहाँ के लोकल नहीं हैं, वो दूसरी जगह के हैं, वहाँ जाके चुनाव लड़ा। उनसे पहले संजय बाफना जी को टिकट दिया गया, जो कि संजय बाफना जी रहते जयपुर शहर में, और जाके वहाँ से चुनाव लड़े। उनसे पहले अगर बात करें 2008 की बात करें, तो 8 के अंदर टिकट दिया गया था सुरेश मिश्रा जी को, जो कि बनी पार्क रहते हैं, और वहाँ जाके उनको टिकट दिया गया। तो कई कारण हैं कि देखो, लोग हमेशा ही चाहते हैं, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा नेता हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। इसके अलावा उस नेता की पृष्ठभूमि क्या है, वो पार्टी के लिए कितना समर्पित है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने तो 2013 के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था सांगानेर विधानसभा में। अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन था, हमारे मुख्यमंत्री जी का। मैंने 8 विधानसभा में एक रथ यात्रा निकाली थी। मैं ओबीसी शहर कांग्रेस का अध्यक्ष था। पहले बार जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करना मैंने मेरे ज़िंदगी के अंदर कांग्रेस के किसी नेता को नहीं देखा। मैं प्रशंसा मेरी नहीं कर रहा, मैं तो एक वर्कर हूं, और प्रत्येक कार्यकर्ता का धर्म भी बनता है कि कांग्रेस पार्टी जो हमारी पार्टी है, जिस पार्टी के पीछे हम हैं और हमारी पहचान है, तो हमारा सबसे पहला धर्म बनता है, हमारी नैतिकता बनती है कि उस पार्टी के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारें, और जो सरकार की योजनाएं, उस योजनाओं का प्रचार प्रसार करके आम जनता को उसका लाभ पहुंचाए। ये उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेके 2013 में मैंने रथ यात्रा निकाली थी, और 8 विधानसभाओं में उस रथ यात्रा के जरिए सरकार की जो योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री साहब की योजनाएं थी, उस वक्त में फ्री मेडिसिन, पशुओं की फ्री मेडिसिन, ये मेट्रो का जो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, घाट की गुनी टनल था, और फूड की स्कीम थी, या अन्य जो भी स्कीम्स थी, उन स्कीमों का हमने प्रचार प्रसार किया। और सांगानेर विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा करीब 2,500 लोगों का कार्यक्रम किया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी हमने इनवाइट किया। तो उसके बाद में 2018 में भी मैंने काफ़ी प्रयास किया कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हमारे नेता हैं, वो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दिया, हम उनके साथ भी लगे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको भी स्वीकार नहीं किया। अब आगे पार्टी को तय करना चाहिए कि लोकल, देखिए, जैसे मैं मेरी बात करूं, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये सांगानेर विधानसभा है, और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग 10 पीढ़ियों से हम यहाँ रहते आ रहे हैं। किसान कौम है, मेरे पिताजी खुद किसान थे। आज मैं ठीक है किसान का बेटा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, बात अलग है, लेकिन जुड़ाव हमारा एक एक गांव से, पहले ये शहर नहीं थे, गांव थे, किसान थे, तो उनसे एक एक जो गांव के किसान हैं उनसे हमारा जुड़ाव है। सांगानेर विधानसभा एक
बैरियर बना हुआ एक बाधा है, वहाँ अभी तक कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। सांगानेर विधानसभा से गांधी टीवी ने अपना कार्य शुरू किया है। गांधी टीवी बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी, और जो संभावित उम्मीदवार हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें भवानी शंकर माली, बिरदीचंद शर्मा, धर्म सिंह सिंघानिया, विनय प्रताप सिंह भोपर, सीताराम नेहरू और जो पूर्व महापौर हैं विष्णु लाटा जी, ये नाम प्रमुखता से उभर कर आ रहे हैं। पार्टी अगर पैराशूट प्रणाली को त्यागती है तो इस मिथ को भी तोड़ा जा सकता है और सांगानेर के स्थायी व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है जाए तो सांगानेर में कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत दर्ज कर सकता है। इसकी संभावनाएं बनी हुई है। हम यात्रा जारी रखेंगे। एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, और वो छोटा सा नहीं, वो इनका आधार है। आप मैरिज गार्डन एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं, तो हमने देखा आप अपनी ही सरकार से लड़ रहे थे और जूझ रहे थे अपने लोगों के लिए, मैरिज गार्डन संचालकों के लिए। क्या वो समस्याएं थी और उसको आपकी सरकार ने और आपने मिलकर किस प्रकार से एक राहत मैरिज गार्डन संचालकों को दी, और आगे क्या क्या लक्ष्य उस दिशा में आपके हैं? देखिए, मैं व्यापारिक कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जयपुर टेंट डीलर्स समिति है हमारी, लगभग 1500 टेंट व्यापारी है, उनका भी मैं निर्वाचित चेयरमैन रह चुका। इसके अलावा जयपुर विवाह स्थल समिति यानी मैरिज गार्डन एसोसिएशन, उसका मैं पिछले 3 साल से अध्यक्ष हूँ। उससे पहले 5 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा। जनता की हम सेवाएं देते हैं, शादी विवाह से लेकर, और पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोग्राम भी हमारे मैरिज गार्डन्स में होते हैं, लोगों से को ओबलाइज करते हैं। अभी कोरोना काल में हमारे सामने जो बड़ी समस्या आई वो ये थी कि सारी जो मैरिज थी वो स्थगित हो गई, और मैरिज गार्डन के जो खर्चे हैं वो खर्चे यथावत थे। उसमें राज्य सरकार द्वारा जो बाइलॉज के अनुसार नगर निगम हमारे से लाइसेंस नवीनीकरण का शुल्क लेती हो, चाहे यूडी टैक्स जो हमारे ऊपर कॉमर्शियल यूडी टैक्स है वो है, लाखों रुपए का एक मैरिज गार्डन पे टैक्सेज बनता है। अभी सरकार से हमने मांग की थी कि पिछले कोरोना काल में हमारे व्यापारी पैसा जमा नहीं करा पा रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि पैसा जमा नहीं कराने से हमारे बाइलॉज के अकॉर्डिंग उस पर 10% शास्ति थी और 100 रुपये प्रतिदिन का ब्याज पेनल्टी। ऐसे करके एक एक विवाह स्थल पे लाखों रुपए का टैक्स के अलावा लाखों रुपए का जो शास्ति और ब्याज लाइबल हो गया। हमने राज्य सरकार से मांग की और प्रमुखता से हमारी बात रखी। टाइम लगा, लेकिन हमारी बात माननीय मंत्री जी ने उस बात को समझी, सुना और आदेश निकाले। माननीय मुख्यमंत्री साहब तक, गहलोत साहब तक भी हमारी बात को हमने पहुंचाई, और अब हमें जो ब्याज पेनल्टी थी उस ब्याज पेनल्टी में 100% की छूट दी गई है। 14 तारीख को ये आदेश निकले हैं और 13 तारीख को आदेश निकले। 13 तारीख आदेश से 15 दिन बाद तक जो मूल पैसा जमा कराने पर 100% ब्याज और पेनल्टी में छूट मिली है। हम अब जमा कराएंगे, और मैरिज गार्डन से संबंधित जितनी भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सरकार के पास हमारी कोई बात पहुंचा नहीं है। मैं अध्यक्ष के रूप में उनका सेतु का काम करता रहूँगा। इसके अलावा हमारी ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन एक बहुत बड़ा महासंघ है, जिसके अंदर मैरिज से जुड़े हुए जितने भी ट्रेड है, चाहे वो मैरिज गार्डन हो, टेंट हो, फ्लावर डेकोरेशन हो, कैटरिंग हो, हलवाई हो, लाइट डेकोरेटर हो, डीजे साउंड हो या लाइव ऑर्केस्ट्रा, जितने भी ट्रेड, फोटोग्राफर है, तो ये सब व्यापारी हम एक शादी करने में करीब 16-17 एजेंसी मिलकर एक प्रोग्राम करते हैं। इनका हमारा फेडरेशन है राजस्थान का। और मुझे कहते हुए हर्ष भी है कि मैं एक माली कम्युनिटी का हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन जब से मैंने इस व्यापार में कदम रखा तो जयपुर के व्यापारियों का इतना स्नेह और प्यार मिला, उसको मैं किसी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुझे टेंट डीलर्स का अध्यक्ष बनाया, मैरिज गार्डन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया। इन्हीं लोगों ने ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन, उस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है।
अभी इस फेडरेशन ने इतने बड़े काम किए हैं, चाहे कोरोना के अंदर सरकार तक हमारी बात पहुंचाना हो, आपके चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कि हमारे व्यापारी, चाहे वो मैरिज गार्डन वाला हो, टेंट वाला हो, हलवाई हो, केटर्स हो, जो भी व्यापारी हैं, वो इस कोरोना में काफ़ी संकट से निकल के आए हैं। और सरकार बार बार में प्रतिबंध लगा दे शादी पे, 50 लोगों से ज़्यादा शादी नहीं होगी, 100 लोगों से ज़्यादा शादी नहीं होगी। एक बार तो मई 2020 में 21 में ये पोजीशन आ गई थी कि सरकार ने आदेश निकाल दिए थे कि कोई मैरिज गार्डन में शादी नहीं होगी, पहले बात। और शादी मैरिज गार्डन में नहीं, शादी जहाँ भी होगी वहाँ टेंट का काम नहीं होगा, जहाँ फ्लोर का काम नहीं होगा, वहाँ हलवाई केटर्स का काम नहीं होगा, सिर्फ 11 मेंबर्स में शादी। क्योंकि कोरोना काल इतना भयानक था, तो सरकार ने ऐसे आदेश निकाले। उस आदेश के बाद में हमारे व्यापारियों की ये स्थिति हो गई। आप समझ सकते हैं कि अगर एक केटर्स है, जो कि केटरिंग सर्विस का काम है, लाखों रुपए का, उस कहानी को हम बताते हैं। बड़ी परेशानी थी, और जो केटरिंग का काम करते हैं, जो शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाते हैं, और जो घोड़ी को लेकर चलते हैं, और शादी ब्याह में जो रोशनी अपने सर पर लेकर चलने वाले मज़दूर, जिनकी रोजी रोटी उसी से चल रही थी, सब परेशान थे। कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं था। ऐसे समय में भवानी शंकर माली उनके बीच में आते हैं और अपनी ही सरकार से लड़ते हैं। और सबसे पहले मेरे हिसाब से 50 लोगों की आप सहमति लेकर आते हैं। लड़ाई वहाँ नहीं रुकती है, फिर 100 लोगों की सहमति लाई जाती है, फिर 200 की सहमति लाई जाती है, फिर 50% क्षमता की सहमति लाई जाती है। और जब तक 100% क्षमता के साथ शादी ब्याह और इस प्रकार के इवेंट में सहमति सरकार नहीं देती है, तब तक भवानी शंकर माली की लड़ाई जारी रहती है। यह है एक राजनीतिक योद्धा की असली पहचान। और गांधी टीवी भी आपसे वादा करता है कि आपको सच्चे और अच्छे लोगों से ही मिलाएंगे, और मुद्दे वही उठाएंगे जिन्हें हम हल कर सकते हैं और जो जेन्युइन है। और जब तक हल नहीं होंगे, तब तक हम उन मुद्दों का पीछा करेंगे। आपसे शीघ्र ही फिर किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।